रानी शुरू से ही गंजी थी, इसलिए उसकी कहीं शादी नहीं हो रही थी। इसलिए रानी और उसके घर वाले लड़के वालों से ये बात छुपाते हैं कि रानी गंजी है और झूठ बोलकर रानी की शादी अमर नाम के लड़के से करवा देते हैं। शादी के कुछ सालों तक सब सही चल रहा होता है, पर जब रानी की 2 जुड़वा बेटी हो जाती है, उसके बाद अमर को रानी के गंजेपन के बारे में पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और एक दिन अमर तिलमिलाते हुए रानी से कहता है, रानी, तुम शुरू से ही गंजी थी और हमारी शादी के 3 साल तक तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, और आज हमारे 2 जुड़वा बेटी हैं और परी हमारी सबसे बड़ी बेटी जो 1.5 साल की हो चुकी है। आखिर इतने सालों तक तुमने अपना इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया कि तुम गंजी हो? अमर, मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, पर मेरे घर वालों ने मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें इस सच के बारे में कभी ना बताऊं, क्योंकि उन्हें डर था कि अब बताओ भी, आखिर क्यों छुपाया तुमने मुझसे इतना बड़ा सच? क्योंकि मेरे घर वाले डरते थे। तुमसे पहले कई रिश्ते आए, पर जिसको भी पता चला कि मैं गंजी हूँ, उन सभी ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। अगर तुम्हें पता चल जाता तो तुम भी मुझसे शादी नहीं करते, पर क्योंकि मैंने अपनी माँ को कसम दी थी, इसलिए शादी के बाद भी मैंने सच नहीं बताया और पूरी कोशिश करी सच को छुपाने की। अमर, मैंने हमेशा विग लगाकर रखी ताकि तुम्हें सच का पता न चले। रानी, तुमने मुझसे सच छिपाकर अच्छा नहीं किया। तुम्हें मुझे अपना सच बताना चाहिए था। कैसे बताती? मैं डरने लगी थी क्योंकि तुम गंजे लोगों का मजाक बनाते थे, उनके गंजे सर पर चाटे लगाकर जाते थे। मुझे डर था कि अगर तुम्हें मेरे गंजेपन का पता चल गया तो तुम मेरे भी टकले पर तबला बजाकर चले जाओगे। रानी, ये तुम्हारी गलतफहमी थी। अगर मुझे पता होता कि तुम भी गंजी हो तो मैं भी किसी के टकले पर तबला नहीं बजाता, और तुम्हारे तो बिल्कुल भी नहीं। पर अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ कहा है, मुझे धोखा दिया है। इसीलिए तुम अपनी लंबे बाल वाली बेटियों के साथ मुझे छोड़कर चली जाओ, ताकि मैं किसी अच्छी लड़की से शादी कर सकूं। क्या पता आज तुम्हारी बेटी के सर पर बाल है, पर कल को वो तुम्हारी तरह टकली हो जाए तो मैं खुद को एक गंजी का पति और बाप कहते हुए नहीं देख सकता। अमर को जब रानी के गंजेपन का पता चलता है तो वो उसे छोड़ देता है, जिसके बाद रानी अपनी तीनों बेटियों के साथ बेघर और लाचार हो जाती है और अपनी माँ के घर जाती है। पर इतने दिनों में रानी के पिता का देहांत हो चुका था और रानी की माँ भी काफी बूढ़ी हो चुकी थी। और उसके जाते ही जब रानी की माँ को पता चलता है कि रानी के घर वाले ने उसे छोड़ दिया है, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी चल बसती है। जिसके बाद रानी अपनी माँ के घर में रहकर अपनी तीनों बेटियों की परवरिश करती है। परी बेटा, मैं फैक्ट्री जा रही हूँ। मैंने खाना बना दिया है। तुम अपना और अपनी दोनों छोटी बहन निशा और नेहा का ख्याल रखना। पर माँ, फैक्ट्री जाने से पहले मेरे बाल तो बना देती। यहाँ के सभी बच्चे मेरे बाल खींच के मुझे चिढ़ाते हैं और मुझे नेहा और निशा के भी बाल नहीं बांधने आते। कई बार तो गली की औरतें आकर हमें डांटती भी है, कहती है कि बाल क्यों नहीं बांध के रखती, नजर लग जाएगी। माँ, अगर हमारे बाल को नजर लग गई तो क्या हम भी तुम्हारी तरह गंजी हो जाएंगी? नहीं बेटा, ऐसा कभी मत कहना। बाल तो लड़कियों की सुंदरता है। अगर तुम्हारे सर पर बाल नहीं रहे तो कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा। और हाँ, तुम तीनों कभी गंजी नहीं हो सकती। मैं गंजी हूँ तो क्या हुआ? रुको, मैं अभी तुम तीनों के बाल बांध देती हूँ। रानी फैक्ट्री में जाने से पहले अपनी तीनों बेटियों की चोटी बनाती है और फैक्ट्री के लिए निकल जाती है। जब रानी अपना सर ढककर फैक्ट्री के लिए जा रही होती है तो आसपास की कुछ औरतें उसका मजाक बनाती है। अरे देखो तो जरा इस औरत को, जब तक मायके में थी तो इस गंजी की शादी नहीं हुई। इतनी मुश्किल से इसके माँ बाप ने उसकी शादी करवाई, और जब इसके टकलेपन का इसके पति को पता चला तो इसके पति ने भी इसके सर पर हाथ न फेर कर इसका तबला ही बजाया और घर से इसकी बेटियों के साथ निकाल दिया। और नहीं तो क्या, भला गंजी औरत को कोई क्यों ही बर्दाश्त करे। और ये तो गंजी के साथ साथ झूठी और मक्कार भी है। पर मुझे तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, ये गंजी और इसकी तीनों बेटी के बाल लंबे घने कैसे? अरे बहन, तुमने और मैंने कभी इसके तीनों बेटियों के बालों को छूकर देखा है क्या? क्या पता इसकी तीनों बेटियां भी इसकी तरह गंजी हो और इसने अपनी बेटियों के सर पर नकली बाल लगा रखे हो। बस करो तुम दोनों, मेरी बेटियों के बाल असली है और मुझे खुशी है। भले ही मेरे सर में बाल नहीं है, पर मेरी बेटियों के सर में इतने बाल है जितने तुम दोनों के भी नहीं है।
और मेरी बेटी का मजाक उड़ाने से पहले अपनी बेटी को देखो। अरे उनके सर में तो गिनती के 4 बाल है। अगर कभी तुमने उसे टेंशन दिया ना तो वो भी मेरी तरह गंजी हो जाएगी। कभी कभी तो मुझे डर ही लगता है तुम्हारी बेटियों के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि शादी वाले दिन मंडप पर ही गंजी हो। रानी अपनी बेटियों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पाती और उन औरतों को मुंह तोड़ जवाब देकर फैक्ट्री चली जाती है। इसी तरह से दिन गुजरते हैं। परी बेटा, अब तो तुम बाल बांधना सीख गई हो, अपने बाल खुद बांधा करो। और हाँ, तुम तीनों जब भी घर से बाहर निकलो तो अपने सर को ढक कर निकलना, क्योंकि इस मोहल्ले की औरतें बड़ी जलतखोर है। माँ, मैं तो बाहर निकलती ही नहीं, और कभी निकलती भी हूँ तो अपने बाल ढक कर निकलती हूँ ताकि कोई मेरे बाल ही ना देख पाए। शाबाश परी बेटा, इसी तरह से तुम अपना और अपनी दोनों बहन का भी ख्याल रखना। ध्यान देना कि कोई तुम्हारे बालों को छू भी ना सके, क्योंकि मुझे यहाँ के लोगों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। रानी बहुत अच्छे से जानती थी कि उसके पड़ोस के सभी लोग उसकी बेटी के लंबे बालों से जलते हैं, इसलिए रानी अपनी बेटियों को सतर्क रहने को कहती है। समय यूं ही गुजरता है और रानी की तीनों बेटियां बड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, अरे परी बेटा, आज तेरा कॉलेज में पहला दिन है और तू बाल खोल कर जा रही है। अगर तू बाल खोल कर जाएगी तो तुझे देखकर तेरी दोनों बहनें भी बाल खोल लेंगी, और मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारे बालों को नजर लगाए। बड़े किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे लंबे काले बाल। माँ, मैं जानती हूँ हमारे मोहल्ले के लोग हम तीनों बहन के बालों के पीछे पड़े रहते हैं। वो लोग हमसे जलते हैं। कई बार तो पुष्पा आंटी ने हमारे बाल काटने की भी कोशिश करी है, और एक बार तो कोमल आंटी ने हमारे बाल ही जला दिए थे। पर देखो, फिर भी हमारे बालों को कुछ नहीं हुआ, और यकीन मानो आज भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं अपने बाल संभालना जानती हूँ। परी अपनी माँ की एक नहीं सुनती और बाल खोलकर कॉलेज जाती है। परी के काले लंबे सुंदर बाल देखकर कॉलेज के सभी लड़के उस पर फिदा हो जाते हैं और पहले ही नजर में विवेक परी से प्यार कर बैठता है। पर विवेक से काजल नाम की लड़की प्यार करती थी, और जब उसे पता चलता है कि विवेक परी का दीवाना है तो काजल उससे बदला लेने के लिए परी के बालों में च्युइंगम चिपका देती है। अब देखती हूँ मैं कैसे तू अपने बालों से विवेक को अपने जाल में फंसाती है। ये तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरे बाल खराब हो गए। ये ठीक नहीं हो रहे। अब मैं क्या करूं? क्या सच में तुम्हारे बाल ठीक नहीं हो रहे? लो, मैं ठीक कर देती हूँ, क्योंकि इसे ठीक करने का एक ही रास्ता है। इतना बोलकर काजल परी के बाल काट देती है। अपने कटे हुए बाल देखकर परी फूट फूट कर रोने लगती है, पर ये सब कुछ विवेक देख लेता है और वो काजल को एक चाटा मारते हुए उससे कहता है, ऐसी हरकतें करके तुमने खुद को मेरी नजरों में नीचे गिरा दिया है। तुमने परी के साथ सही नहीं किया, इसीलिए मेरी बात कान खोल कर सुन लो। परी चाहे गंज ही क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हें मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था, पर अब तुम मेरी दुश्मनी के भी लायक नहीं हो। इतना बोलकर विवेक परी को अपने साथ उसके घर ले जाता है, जहां रानी अपनी बेटी के कटे हुए बाल देखकर हैरान हो जाती है। ये सब क्या है परी? ये सब तेरे साथ किसने किया? अब कौन तुझसे शादी करेगा? अब मैं अपनी बेटियों का घर कैसे बसा पाऊंगी? माँ, ये सब काजल ने किया है। वो कॉलेज में हमेशा मेरा मजाक बनाती थी, आपका नाम लेकर चिढ़ाती थी, पर क्योंकि विवेक मुझे पसंद करता था इसलिए उसने मेरे बालों में च्युइंगम चिपका दी और मेरे बाल सबके सामने काट दिए। मैं नहीं जानती थी कि ये बाल मेरी तीनों बेटियों के दुश्मन बन जाएंगे। मैंने गलती की। मुझे तुम तीनों को हमेशा गंजा ही रखना चाहिए था, पर मैं ये गलती बार बार नहीं करूंगी। मैं निशा और नेहा के बाल अभी काट दूंगी। तुम तीनों मेरी बेटी हो, गंजी ही रहो। आंटी जी, आप क्या बोल रही हैं? बाल ही तो है, एक बार कट गए तो दोबारा आ जाएंगे। पर आप इस तरह जानबूझकर अपनी बेटियों के इतने अच्छे बाल क्यों खत्म कर रही हैं? जैसा अंकल ने आपके साथ किया, इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़का वैसा ही करे। चाहे परी गंजी हो या उसके सर पर बाल हो, मैं हमेशा उससे प्यार करता रहूंगा, ये मेरा वादा है। और देखना, निशा और नेहा को भी प्यार करने वाला बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, जो उनके बालों से ज्यादा उनसे प्यार करेगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी विवेक परी का साथ नहीं छोड़ता और 1 साल के अंदर फिर से परी के पहले जैसे बाल आ जाते हैं।
परी के बाल देखकर काजल को अपने किए का अफसोस होता है और इसी तरह विवेक हमेशा परी के साथ रहता है और बहुत जल्द निशा और नेहा को भी विवेक जैसा अच्छा लड़का मिल जाता है और तीनों बहन अपनी पसंद के लड़के से शादी करके एक खुशहाल जिंदगी जीती है। सोलापुर नाम के गांव में यशोदा अपनी 3 बेटियों राधा, गौरी और पीहू के साथ रहती थी। कुछ समय पहले एक सड़क दुर्घटना में उसके पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद उसकी सास और देवर देवरानी ने धक्के मारकर उन्हें घर से निकाल दिया। एक तो पहले ही यशोदा के सर से उसके पति का साया छिन गया था, ऊपर से उसके ससुराल वालों ने उसे और उसकी 3 बेटियों को घर से निकाल दिया। यशोदा के पास अब वहां पर रहने की कोई जगह न थी, ना ही उस गांव में उसे कोई काम मिल रहा था, इसलिए वो काम की तलाश में शहर आ गई। घर से भूखे प्यासे निकले उन्हें बहुत देर हो गई थी। उसकी बेटियां भी अब भूख से परेशान हो रही थी। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ, हमने कल से कुछ भी नहीं खाया है, अब तो मुझे भी बहुत जोर से भूख लगने लगी है। क्या हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है? नहीं बेटा, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। आगे कोई ढाबा आएगा तो मैं वहाँ तुम्हें खाना खिला दूंगी। वो थोड़ी दूर चलते हैं तो उन्हें सामने एक ढाबा दिखाई देता है। यशोदा अपनी तीनों बेटियों को उस ढाबे पर लेकर जाती है। भैया, मेरी बेटियों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन बस तुम्हें आगे बोलने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी ना जाने शाम तक कितनी औरतें यहाँ पर आती हैं। धर्मशाला नहीं है, ढाबा है ये। आप मुझे गलत समझ रहे हैं भैया। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं खाने के बदले आपके ढाबे पर काम कर दूंगी। अच्छा, तो फिर ठीक है। आज मेरे ढाबे पर सब्जी बनाने वाला नहीं आया है, तो तुम मेरे ढाबे पर आज सब्जी बना दो। उसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को खाना खिला दूंगा। लेकिन हाँ, आज पूरे दिन के लिए तुम्हें यहाँ पर खाना बनाने का काम करना होगा। ठीक है भैया, मैं पूरे दिन यहाँ पर काम कर लूंगी। यशोदा ढाबे वाले के यहाँ शाम तक खाना बनाने का काम करती है, जिसके बदले ढाबे वाला उन लोगों को खाना खाने के लिए दे देता है। शाम को काम खत्म होने के बाद यशोदा अपनी तीनों बेटियों को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से ढाबे वाला उसे आवाज लगाता है। सुनो। जी भैया। मैं कुछ दिनों से अपने ढाबे पर एक नए खाने बनाने वाले को रखना चाहता था, लेकिन मुझे कोई मिल ही नहीं रहा था। आज तुमने बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। तुम्हारी वजह से आज मेरे ढाबे की ग्राहकी भी बढ़ गई है। मैं जानता हूं कि तुम्हें भी काम की जरूरत है, इसीलिए अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ पर काम कर सकती हो। मैं तुम्हें महीने के 8,000 रुपए दूंगा और तुम चाहो तो रात को ढाबे में ही रुक सकती हो। पीछे की तरफ एक कमरा है, तुम अपनी बेटियों के साथ वहां रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने मुझ दुखियारी की मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। भगवान आपका हमेशा भला करे। यशोदा को ढाबे पर काम मिलने के बाद उसे थोड़ा सुकून मिलता है। वो वहां पर एक सरकारी स्कूल में अपनी तीनों बेटियों का दाखिला करवा देती है। राधा, गौरी, पीहू, देखो मैं बड़ी ही मेहनत से पैसे कमाकर तुम तीनों को पाल रही हूँ, इसलिए खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई करना। मैं चाहती हूँ कि मेरी तीनों बेटियां पढ़ लिखकर कामयाब हो और अपने पैरों पर खड़ी हो। तुम चिंता मत करो माँ, हम जानते हैं कि तुम हमारे लिए कितना संघर्ष कर रही हो। एक दिन हम तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा करेंगे। हम तीनों तुमसे वादा करते हैं। हाँ माँ, हम तुमसे वादा करते हैं। यशोदा की तीनों बेटियां स्कूल में बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करती है। उसकी बड़ी बेटी राधा का तो ये पढ़ाई का आखिरी साल था। कुछ ही दिनों में उसकी परीक्षाएं भी खत्म होने वाली थी। सब कुछ बिल्कुल ही ठीक चल रहा था। यशोदा की तीनों बेटियां स्कूल गई हुई थी। तभी ढाबे वाला यशोदा के पास आकर उससे बदतमीजी करने लगता है। तभी यशोदा उसे खींचकर एक जोरदार तमाचा लगा देती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा। तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने यहाँ काम पर रख रहा था और तू मुझ पर ही हाथ उठा रही है। चल निकल यहाँ से। आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखा दियो यहाँ पर।
अगर मुझे पहले ही पता होता कि तू इस तरह का इंसान है तो मैं कभी तेरे यहाँ काम ही नहीं करती। अरे तू मुझे यहाँ से क्या निकालेगा? मैं खुद ही अपनी बेटियों के साथ यहाँ पर नहीं रहूंगी, लेकिन जाने से पहले मुझे मेरी इस महीने की पगार दे दे। कौन सी पगार? किस बात की पगार? कोई पगार वगार नहीं मिलेगी तुझे। मुझे मेरे पैसे देते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस को बुलाएगी? बुला पुलिस को। पुलिस वाले भी तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। जा बुला ले। उसी समय वहां पर यशोदा की बड़ी बेटी राधा अपना लास्ट एग्जाम देकर आ जाती है। जब उसे पूरी बात पता चलती है तो उसे भी ढाबे वाले पर बहुत गुस्सा आता है। तुम जैसे नीच इंसान को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। गरीब लोगों की गरीबी का फायदा उठा रहा है ना। एक तो तूने माँ के साथ बदतमीजी की और अब उन्हें उनकी मेहनत के पैसे भी नहीं दे रहा। एक दिन तुझे तेरी करनी का फल जरूर मिलेगा, याद रखियो। हाँ चलो चलो निकलो यहाँ से, तुम जैसी 36 आती हैं। राधा सारा सामान लेकर अपनी माँ के साथ अपनी छोटी बहनों के स्कूल जाती है। वो वहाँ से उन्हें अपने साथ ले लेते हैं। वो रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन हर जगह का किराया इतना ज़्यादा होता है कि वो वहाँ पर रहने के बारे में सोच भी नहीं पाते। भैया, इतना किराया देने की हमारी औकात नहीं है। आप हमें कोई ऐसा घर दे दीजिए जो थोड़ा सस्ता हो। देखो, एक सस्ता घर तो है। घर तो क्या ही बोलूं उसे, झोपड़ी ही समझ लो। छत भी टूटी फूटी है, लेकिन 2000 रुपए में इससे अच्छा तुम्हें कुछ और नहीं मिल सकता। तुम्हारे रहने का बंदोबस्त तो वहां पर हो ही जाएगा। ठीक है भैया, आप हमें वही टूटी फूटी झोपड़ी दिला दीजिए। मैं अपनी बेटियों के साथ वहीं रह लूंगी। यशोदा अपनी तीनों बेटियों के साथ उस टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगती है। क्या बात है माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अब तो हमें रहने के लिए एक जगह भी मिल गई। रहने के लिए जगह तो मिल गई बेटा, लेकिन हर महीने यहाँ का किराया भी तो भरना है, और अभी तो मेरे पास कोई काम भी नहीं है। अगले महीने मकान मालिक किराया मांगने आ जाएगा तो मैं कहाँ से उसे पैसे दूंगी? तुम चिंता मत करो माँ, मेरी 12वीं की परीक्षा खत्म हो गई है। यहाँ शहर में बहुत सारे कॉल सेंटर है, वहाँ पर हमेशा जॉब की वैकेंसी होती है। मैं कल इंटरव्यू देने जाऊंगी और मेरी एक फ्रेंड की बहन वहाँ पर जॉब भी करती है, तो वहाँ पर आराम से मेरी नौकरी भी लग जाएगी। राधा अगले दिन इंटरव्यू देने जाती है और कॉल सेंटर में जॉब करनी शुरू कर देती है। यशोदा भी कुछ घरों का काम पकड़ लेती है। वो लोगों के घर साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती है। उसकी बड़ी बेटी राधा पूरा दिन जॉब करती और रात के समय गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने के लिए देर रात तक पढ़ाई करती। बेटा, तू तो पूरा दिन ऑफिस में इतना काम करती है, फिर पूरी रात पढ़ाई भी करती रहती है। अपने शरीर को थोड़ा आराम दे बेटा, ऐसे तो तू बीमार हो जाएगी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे भी ये मेरी आराम करने की उम्र नहीं है। अभी तो मुझे बहुत मेहनत करनी है, कामयाब होना है। तुम्हें इस टूटी फूटी झोपड़ी से निकालकर तुम्हारे नाम पर आलीशान घर लेना है। मुझे तब तक चैन से नींद नहीं आएगी जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाऊंगी। सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करने के लिए राधा पूरी रात जाग जाग कर पढ़ाई करती है। साथ ही साथ वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी डिस्टेंस लर्निंग से करती रहती है। अपनी मेहनत से वो अपने पहले ही अटेम्प्ट में सिविल सर्विस के एग्जाम क्लियर कर लेती है और एक IAS ऑफिसर बन जाती है। मेरी बच्ची, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। तूने ये दिखा दिया कि अगर किसी के अंदर कामयाब होने का जज्बा हो तो वो किसी भी हालात में पढ़ लिख कर कामयाब हो सकता है। तूने आज मेरे सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया। यशोदा और उसकी दोनों बेटियां राधा के गले से लग जाती है। अपनी बेटी को कामयाब देखकर यशोदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी दोनों छोटी बेटियां कहती है, मैं भी बहुत जल्द राधा दीदी की तरह कामयाब होकर दिखाऊंगी, फिर आपको मुझ पर भी गर्व होगा माँ। हाँ माँ, मैं भी बड़ी होकर आपका नाम रोशन करूंगी। हाँ मेरी बच्चियों, अपनी राधा की तरह तुम दोनों पर भी मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दोनों भी जरूर कामयाब होगी और मेरा नाम जरूर रोशन करोगी। नौकरी मिलने के बाद राधा को रहने के लिए एक गवर्नमेंट क्वार्टर भी मिल जाता है। वो अपनी माँ और दोनों बहनों के साथ वहाँ पर रहने लगती है।
अपनी दोनों बहनों की पढ़ाई का खर्चा भी अब वही उठाती है। कुछ साल बाद उसकी छोटी बहन गौरी की भी 12वीं कक्षा का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें वो बहुत ही अच्छे अंक हासिल करती है। गौरी, तुम्हारी 12वीं की परीक्षा पूरी हो गई है। अब तुम बताओ, तुम आगे क्या करना चाहती हो? तुम जो भी पढ़ना चाहती हो, मैं उसमें तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी। दीदी, मैं जानती हूँ कि आप चाहती होंगी कि मैं भी आपकी तरह सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी करूँ, लेकिन मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। मुझे हमेशा से ही फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रहा है। अरे, अगर तुम्हें फैशन डिजाइनिंग में इतना इंटरेस्ट है तो तुम उसी की पढ़ाई करो। मैं खुद को तुम पर ठोकना नहीं चाहती। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम जो भी चाहती हो वही करो और कामयाब बनो। अपने पैरों पर खड़ा होना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन दीदी, पता नहीं माँ फैशन डिजाइनिंग के लिए मानेगी भी या नहीं। तुम माँ की चिंता मत करो, माँ से मैं खुद बात कर लूंगी। तुम बस अपनी एडमिशन की तैयारी करो। अपनी छोटी बहन गौरी को फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छे कॉलेज में भेजती है। कुछ साल बाद उसकी सबसे छोटी बहन पीहू डॉक्टरी पढ़ने के लिए विदेश चली जाती है। कुछ साल बाद गौरी एक फैशन डिजाइनर इंस्टीट्यूट में बहुत बड़ी फैकल्टी बन जाती है और पीहू भी डॉक्टर बनकर अपने घर वापस लौट आती है। यशोदा की लगन और मेहनत से उसकी तीनों बेटियां आज कामयाब हो गई है और उसका अपनी तीनों बेटियों को कामयाब करने का सपना भी आज पूरा हो गया है।